हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन में जल के संबंध में जानेंगे, है ना। जो चौथा पार्ट है, पिछले दिनों हम लोग लाइव क्लासेस जो लिए थे उसमें आवास के संबंध में हम लोगों ने जाना था। तो चूँकि दीपावली का ये महान पर्व है, दीपोत्सव है, सभी लोग इसमें व्यस्त थे, इसलिए नहीं जुड़ पाए और मैं क्लास भी नहीं ले पाया, है ना। तो ये महान पर्व में छुट्टी थी, लेकिन ये लाइव क्लास जैसा फील कराने के लिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो जो भी साथीगण नए हैं, जो भी साथीगण मेरे चैनल में नए हैं, है ना, जो पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, वे सभी मेरे चैनल ये जो डेली प्रैक्टिस है इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसको लाइक भी कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे। चलिए तो हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जल यानी वाटर जो हमारी पृथ्वी में लगभग 70% है। कितनी प्रतिशत है? 70%। यानी 3 भाग में, यदि पृथ्वी को 4 भाग में बांटा जाए तो पूरे 3 भाग में जो है जल ही जल है और 1 भाग जो है वो स्थल है, ठीक है। तो ये 3 भाग में जो जल है ये जल लवण जल है, यानी समुद्रों में पाए जाने वाला जल है जो पीने योग्य नहीं होता है। इसको पीने के लिए बहुत सारा प्रक्रिया करना पड़ेगा, तब जा फिर भी इसमें लवण की मात्रा बनी रहती है जो पेय योग्य नहीं है। यहाँ तक कि यह जो जल है वो सिंचाई के योग्य भी नहीं है, है ना। ये सिंचाई के योग्य भी नहीं है और न इसमें आप नहा सकते हैं और न कपड़ा भी साफ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो 70% जल है ये हम लोगों के लिए उतना लाभदायक नहीं है। अब ये स्थलों में पाया जाने वाला जो जल है, जो झीलों, नदियों, तालाबों, कुओं या फिर भूमिगत जल के रूप में जो प्राप्त होता है कुआं और नल से, ये हमारे लिए उपयोगी होता है। जो प्राकृतिक रूप से जो जल मिलता है उस जल को हम लोग उसमें थोड़ा उसको साफ कर करके, रिफाइन कर करके, है ना, उसमें क्लोरीन की मात्रा डाल करके, है ना, पीने के योग्य या कपड़ा साफ करने के योग्य या किसी अन्य कामों में हम लोग ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में जल की आवश्यकता क्या है। तो जल जो है पीने के लिए, सबसे पहला चीज़ जल पीने के लिए हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। नहाने और कपड़ा साफ करने के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। और शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग जो पानी पीते हैं तो ये शरीर का ताप को नियंत्रित करता है। पीते हैं, पसीना से निकल जाता है, पेशाब थ्रू निकलता है, अन्य जगहों से निकलता है और जिससे हमारा शरीर का तापमान जो है नियंत्रित होता है, संतुलन बना रहता है। इसमें भी जल की काफ़ी भूमिका है। पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए भी ये काफ़ी आवश्यक है। और पेड़ पौधे जीवित रहेंगे तो सभी जितने भी जीव हैं, यानी जितने भी उपभोक्ता हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, वे सभी भी जीवित रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल के स्रोतों के बारे में। जल के स्रोतों को मैंने 3 स्रोतों में बांटा है, ठीक है। सबसे बड़ा स्रोत जो समुद्र है, जिसमें लवणीय जल पाया जाता है। कैसा जल पाया जाता है? लवण वाला जल, यानी नमकीन पानी जो समुद्र में मिलता है। इस जल की मात्रा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यह काफ़ी खारा होता है जिसको पीने में बहुत दिक्कत होती है। ये इसमें कपड़ा साफ यदि हम लोग करेंगे तो जल्दी वो उसमें भी साफ नहीं होगा, है ना। फिर दूसरा है नदी, झील एवं तालाब, वर्षा और हिमजल। ये जो जल है जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है,
इसको भी हम लोग को पीने के लिए जो है रिफाइन करना पड़ता है, छानना पड़ता है ना। इसका क्लोरीनीकरण करना पड़ता है ब्लीचिंग पाउडर डाल के या कोई अन्य पोटेशियम परमैंगनेट डाल के इसको रिफाइन करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, इसके जीवाणु को मारना पड़ता है, तब जा कर के या फिर उबाल करके हम लोग इसका उपयोग करते हैं पेयजल के रूप में, है ना। और जनरली जो है नदी, झील, तालाब, वर्षा, हिमजल, ये जो जल है इसका उपयोग हम लोग कपड़ा धोने के लिए या नहाने के लिए करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है भूमिगत जल, जो बहुत कम मात्रा में हम लोग को मिलता है, धरती के नीचे से निकालते हैं कुआं या नल के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से, जो पेयजल जिसको हम लोग पीने वाला जल कहते हैं, ये प्रायः शुद्ध रूप में मिलता है। इसमें भी कुछ अशुद्धियाँ या आयरन की मात्रा या कोई अन्य तत्व की जो मात्रा होती है उसके लिए इसको भी रिफाइन कर करके हम लोग पीते हैं, ठीक है। तो ये भूमिगत जल बहुत कम मात्रा में है और इसको बनाए रखने के लिए जो है हम लोग वर्षा जल संग्रहण करते हैं। आगे हम लोग वर्षा जल संग्रहण या जल संरक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे। जल का सामान्य गुण क्या है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जल का सामान्य गुण है, जल जो होता है, जो शुद्ध जल होता है, वो रंगहीन होता है। मतलब कि उसमें किसी तरह का कोई रंग नहीं होता है, उसमें किसी तरह का कोई रंग नहीं रहेगा, रंगीन पानी नहीं रहेगा। गंधहीन, ठीक है, जो शुद्ध जल होता है उसमें किसी तरह का गंध नहीं होता है ना, उसमें कोई सेंट नहीं रहेगा। स्वादहीन, जो शुद्ध जल होता है वो स्वादहीन होता है, किसी तरह का उसमें स्वाद नहीं रहेगा, ठीक है। ये स्वादिष्ट होने का कारण है, किसी जल में जो स्वाद लगता है तो समझ लीजिए उसमें जो है कोई पदार्थ मिला हुआ है, चाहे वो उसमें लवण की मात्रा हो, है ना, या कोई अन्य पदार्थ की मात्रा हो, उसमें मिला हुआ है, जिसके कारण उसके स्वाद में चेंजिंग है। अगर शुद्ध जल की बात करें तो उसमें किसी प्रकार की स्वाद नहीं होती है। आगे है पारदर्शी, जो शुद्ध जल होता है वो पारदर्शी होता है, यानी इस पार से उस पार हम लोग देख सकते हैं, कांच की तरह, ठीक है। शुद्ध जल पारदर्शी होता है। अगर उसमें कोई दूसरा पदार्थ निलंबित हो या कोई मिक्स हो, है ना, तो वो पानी जो है पारदर्शी नहीं होगा, वो थोड़ा दिखेगा, उसमें लवण की मात्रा घूम रही होती है, वो दिखेगा। अब हम लोग चौथा इम्पोर्टेंट चीज़ है, पांचवा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है अवस्थाओं में परिवर्तन। देखिए, जल की एक विशेष गुण ये है कि यह तीनों रूपों में परिवर्तित हो जाता है। कौन कौन से तीन रूप में? ये ठोस में भी हो जाएगा, द्रव में भी होगा और गैस में भी परिवर्तित होता है। अब ठोस के रूप में जब जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जल का तापमान होता है तो वो बर्फ़ में बदल जाता है। किसमें बदलता है? बर्फ़ में। सामान्य ताप पर यह द्रव के रूप में रहता है, यानी जल के रूप में रहता है। सामान्य ताप पर किस पर रहता है? ये जल के रूप में। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस ताप से ज़्यादा यदि इसको गर्म किया जाए तो ये जो जल है ये वाष्प में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वाष्प में। तो जल जो है वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है। तो जल वाष्प बदल जाता है, जल जो है वाष्प में। ये वाष्प क्या है? ये वाष्प हो जाती है गैस, ठीक है साथियों। अब इसका उल्टा, यदि हम लोग वाष्प को ठंडा करें तो ये बन जाएगा जल, और जल को ठंडा करें तो बन जाएगा बर्फ। बर्फ को गर्म करें तो जल, और जल को गर्म करें तो हो जाएगा वाष्प। ये इसका गुण है, अवस्था में परिवर्तन होना ही इसका गुण है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कठोर और मृदु जल। कठोर जल किसको बोलते हैं? देखिए, जब वर्षा का जल जो होता है उसमें अनेक अशुद्धियाँ मिली रहती है, विभिन्न जगहों से आती है, विभिन्न रासायनिक पदार्थ मिला हुआ रहता है, जिसके कारण जो है उस जल में कठोरता आ जाती है, उस जल में लवण की मात्रा आ जाती है, ठीक
ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है कठोर बनाने के लिए जल में जो घुला होता है वो होता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड जो है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी जो है जल में घुल करके जल की कठोरता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जल जो अधिक जिसमें हमको नमकीन लगता है, नमक की मात्रा है जिसमें, जिसको हम लोग लवण जल कहते हैं, समुद्र में जो घुला हुआ होता है, तो समुद्र में जो जल जाता है वो नदियों के माध्यम से जाता है, विभिन्न जगहों से हो करके जाता है, विभिन्न अशुद्धियों को लेते हुए जाती है, और वो जो समुद्र का जो खारा जल जो बनता है इन्हीं अशुद्धियों के कारण बनता है, और उसमें काफ़ी मात्रा में वो नमकीन लगता है, वो पीने के लायक नहीं रहता है। इवन कि कठोर जल को बहुत कोई उदाहरण देता है या उसकी परिभाषा देता है कि वैसा जल जिसमें यदि हम कपड़ा साफ करें, है ना, या डिटर्जेंट पाउडर डालें, जिसमें झाग पैदा नहीं होता है। कठोर जल में कपड़ा साफ करेगा, साफ नहीं होगा, क्योंकि उस जल में झाग पैदा नहीं होता। झाग पैदा नहीं होगा तो वो झाग काम नहीं करेगा कपड़ा साफ करने में। समझा रही बात? तो कठोर जल का कारण क्या है? तो उसमें जो जुड़े हुए रहते हैं जो भी रासायनिक पदार्थ, जैसे मैंने अभी बताया कि चाहे वो मैग्नीशियम क्लोराइड हो या कैल्शियम क्लोराइड हो, है ना, तो ये सभी जो होते हैं, या सोडियम क्लोराइड हो, ये सभी जो मिले रहते हैं, ये सभी जल की कठोरता को बढ़ाते हैं। उसके बाद है मृदु जल, ठीक है, यानी इस जल में जो है कठोरता नहीं होती है, इस जल में कठोरता नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि यदि हम कपड़ा साफ करें, है ना, या डिटर्जेंट पाउडर जब हम डालते हैं मृदु जल में, तो ये झाग पैदा करती है, और कपड़ा साफ करते हैं तो कपड़ा जो है हमारा साफ हो जाता है। मृदु जल जो है ये पीने योग्य भी होता है। मृदु जल को यदि हम छान करके, रिफाइन करके, उसका उपचार करके, गर्म करके, या उसमें जो है क्लोरीन डाल करके, ब्लीचिंग पाउडर डाल करके, पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके, या उसकी अशुद्धियों को नीचे बैठाने के लिए फिटकरी डाल करके उसको शुद्ध करते हैं, और वो पानी को हम लोग पीने योग्य बनाते हैं, जो पेयजल होता है, ठीक है। तो ये मृदु जल हम लोगों के लिए लाभदायी होता है ना, कठोर जल की अपेक्षा ज़्यादा। फिर आगे देखते हैं हम लोग पेयजल। पेयजल किसको बोलेंगे? पेयजल यानी पीने लायक जो जल होता है। पीने लायक जल मैंने बताया कि जब हम लोग प्राकृतिक रूप से जो जल प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, उसको छान करके, उसका प्रदूषण को हटा करके, उसके अंतर्गत जो जीवाणु होते हैं जो हमें हैजा, पेचिस और न जाने टाइफाइड जैसी बीमारियां जो हमें फैलाती है, उन सब को दूर करते हैं, उनके अंदर के जीवाणु को मार करके स्वच्छ और पवित्र बना करके हम लोग पेयजल प्राप्त करते हैं, ठीक है। सबसे कम मात्रा में जो प्रदूषित जल मिलता है हमको, वो भूमिगत जल में मिलता है। किस में मिलता है? भूमिगत जल, जो कुओं और नल से हम लोग, कुआं और नल से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्रदूषित जल, देखिए, जिस जल में प्रदूषण की मात्रा हो, जिस जल में अशुद्धियों की मात्रा हो, उसको प्रदूषित जल कहते हैं। जल प्रदूषित कैसे होता है? जैसे सामान्य वर्षा का जल जब बरसता है तो वो तो मिट्टी अपने साथ लाती है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ लाती है, वो तो प्रदूषित होगा ही, और वो बह करके जब नदी, तालाब, झील, झरनों में जाती है तो वो प्रदूषित रहती है, ठीक है। इसके अलावे लोग फैक्ट्रियों का जो नली होता है, वो नदी के साथ में, वो फैक्ट्रियों का जो नली होता है वो नदी के साथ में जुड़ा रहता है, जिसके कारण वो नदियों की का जो जल है वो भी प्रदूषित हो जाता है, जिसको हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रदूषित जल जो है हम लोगों के न पीने के लायक है, न नहाने के लायक है, न कपड़ा धोने के लायक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल संरक्षण की ओर। देखिए, सबसे पहले जल संरक्षण से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जल अशुद्धि कैसे होता है। तो जल जो अशुद्धि होता है मल के कारण होता है,
है ना। मानव मल या किसी अन्य कचरा को जल के साथ मिला दिया। मानव और पशु जो है उसमें क्रियाकलाप करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार को, कपड़ा धोने का काम करे, नहाने का काम करे, या पशु उसमें नहाए धोए या कुछ भी करे, वहाँ पे शौच करे या कुछ करे, तो ऐसे स्थिति में वो जल गंदा हो जाता है। उद्योगों से स्राव, उद्योग से जो रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है वो सीधे नालियों के माध्यम से नदियों में गिरा दिया जाता है, जिससे नदी का जल जो है गंदा हो जाता है। और वही नदी का पानी जब समुद्र में मिलता है तो समुद्र भी गंदा हो जाता है, जिससे समुद्र में रहने वाली मछलियाँ या अन्य जीवों पर प्रभाव तो डालता ही है, साथ में हम लोग जो यदि नदी का उपयोग यदि नहाने के लिए कर रहे हैं या नदी का पानी का उपयोग पीने के लिए कर रहे हैं छान करके भी, तो इस स्थिति में भी उसमें रासायनिक पदार्थ जो रहती है वो हमारे लिए हानिकारक होता है। सड़े गले पौधे वे सभी भी यदि किसी तरह से चले गए नदी में, है ना, या किसी अन्य जल में, तालाब में, या जहाँ भी चले जाते हैं तो वह उसको प्रदूषित कर देते हैं। मृतक पशु जानवर मर जाता है, फेंक देता है, वो भी जल को प्रदूषित करता है। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग जल संरक्षण। बेसिकली हम लोग को जानना है जल संरक्षण। ठीक है, तो जल संरक्षण हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। पहला चीज कि जो उद्योगों से जो स्राव होता है ना, जो रासायनिक पदार्थ जो स्राव होता है उद्योगों से, इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वो जो नाली होता है, जिस नाली के माध्यम से हम लोग रासायनिक पदार्थ को नदी में गिराते हैं, उसको किसी गड्ढे में डाल दीजिए। गड्ढा में जब डलेगा तो उसका पानी जब धरती का नीचे से जाएगा तो वो मिट्टी से या बालू से रिफाइन होकर के नीचे जाएगा और वो पानी फिर नीचे स्रोत में मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, जल का संरक्षण होगा और केमिकल वहाँ नहीं जा पाएगा डायरेक्ट रूप से। पहला हो गया। दूसरा हो गया, सबसे ज़्यादा वर्षा कराने में जो भूमिका निभाता है वो है वन, जंगल। ठीक है, जहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, और ये बादलों को बनाने में भी सहयोग करता है। दूसरा जो है, जैसे हम लोग जो पानी, झील, झरना, समुद्र, है ना, इन सब का जो पानी का जो है लेयर धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। कैसे होता है, जैसे हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग जो करते हैं, चाहे वो सिंचाई के लिए करें या किसी अन्य काम के लिए करें, है ना, तो उसका स्तर डाउन, नीचे भूमिगत जल स्तर जो है, कहा गया है भूमिगत जल स्तर, विशेषकर समुद्र को तो छोड़ दीजिए, विशेषकर नदी, तालाब, कुआं या नलकूप जो हम लोग लगाते हैं, उसके नीचे का जो जल स्तर है वो नीचे चला जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इसके लिए हम लोग वाटर रेन हार्वेस्टिंग का एक आप नाम सुने होंगे, वर्षा जल संग्रहण, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वर्षा जल संग्रहण करना है ना। कैसे करना है, मान लीजिए आपका छत ये है और इस छत में पानी यहाँ पे आप जमा करिए। जमा करने के बाद में किसी पाइप के माध्यम से जो है, और ज़मीन में जो खाली ज़मीन है वहाँ पे जा कर के नीचे गड्ढा करिए, उस गड्ढे में इस पानी को गिराइए। ये ज़मीन के नीचे जब ये पानी का स्तर बना रहेगा तो आप वहाँ चाहे बोरिंग मारिए या कुआं खोदिए, वहाँ आपको पानी का स्तर लेयर जो है बना रहेगा। वरना आप नीचे, बहुत कोई घर द्वार पूरा ढलाई करके रखते, खाली ज़मीन नहीं रखते, उसमें गड्ढे में पानी नहीं गिराते हैं, ये ढलाई का ऊपर से पानी बह के निकल गया सड़कों में और सड़क से निकल के चला गया नदियों में। अभी आसपास का ज़मीन में पानी का अंदर, आसपास की ज़मीन के अंदर पानी गया नहीं, और वहाँ पे बोरिंग हम लोग मारते या कुआं लगाते हैं तो वहाँ का जल स्तर जो है हम लोग का बहुत नीचे रहता है, जिसका खामियाजा जो है हम लोगों को भुगतना पड़ता है पेयजल के रूप में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, जल चक्र की ओर आते हैं। ये जल चक्र है क्या, एक्चुअली जल चक्र है क्या, देखिए इसको समझते हैं। जल चक्र क्या है। गर्मी के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र में जो जल होता है, जो यहाँ इस तटीय तक जो पानी था, अब वहाँ तक पानी है। नदियों, बहुत सारी नदियों का पानी सूख जाता है। तालाब का पानी जो है, बहुत सारे तालाब का पानी सूख जाता है।
कुआं का जो जल स्तर होता है वो जो ऊपर हो रहा होता है वो नीचे चला जाता है। बहुत सारे नलों में तो पानी नहीं फेंकने लगता है। तो ये जो जल का जो स्तर है वो नीचे जाता है, या नदियों तालाबों कुओं का जो पानी है वो जाता कहाँ है, वो गर्मी के दिनों में वाष्पित होकर के, देखिए वहाँ पे वाष्पित होकर के जो है ये ऊपर चला जाता है, और छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से जो है ये संघनित होकर के ये बादल बनाता है। क्या बनाता है? बादल। देखिए इस तरह से ये बादल बना रहा है ना। अब वही बादल जो है जब पहाड़ों के किनारे चला जाता है, तो पहाड़ तो हाइट में रहते हैं, उससे ऊपर जब जाता है तो वहाँ पे वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? ठंडा होना। ठंडा होने के बाद जो छोटा छोटा बूंद में था वो मिल करके बड़ी बूंद में परिवर्तित हो जाता है, और वहाँ पे वो बारिश करना शुरू कर देता है। दूसरा है कि एक बादल जो है दूसरे बादल से जब टकराता है तब भी वो, है ना, एक बादल दूसरे बादल से जब टकराएगा तब भी वहाँ बारिश होगी। तीसरा है, जैसे मान लीजिए हाइट में पर्वत है ना, ये इस पर्वत में जा कर के इधर जो बादल जो बना हुआ है मेरा, ये जा कर के टकराता है तो यहाँ पे बारिश होती है। तो आप लोग जब वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के वर्षा के बारे में, तो उसमें बताया जाएगा। तो ये जब बारिश होती है तो बारिश का पानी विभिन्न जगहों में, है ना, चाहे पहाड़ों में, नदियों, तालाबों, विभिन्न जगहों में जो है वो पानी पुनः वहाँ से बह करके, नदियों से फिर बह करके समुद्रों में चला जाता है। नदी, तालाब, कुआं, हर जगह पानी जो है पुनः चला जाता है और वो भर जाता है। बरसात के दिनों में आप लोग देखे होंगे कि लबालब भरा हुआ रहता है सभी जगह, क्योंकि बारिश हुई, वो बारिश का पानी सभी जगह झील, नदी, तालाब में भर गया। फिर जैसे ही गर्मी का मौसम आया फिर ये ऊपर वाष्पित होकर चला गया, बरसात के मौसम में फिर नीचे आया, नदी तालाब में फिर भर गया। तो ये जो साइकिल है ना, ये जो चक्र है जल का, ये जो चक्र है ये लगातार जो है बनते रहता है, ये चक्र चलता रहता है, जिसके कारण जो है विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं जीवित रहते हैं। पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है, जगह जगह में पानी मिल जाता है। कोई वहाँ सिंचाई करने वाला तो है नहीं, प्रकृति डायरेक्ट वहाँ सिंचाई कर देता है जंगलों में। तो इस तरह से ये जल चक्र जो है जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक है, सबों के लिए लाभदायक है, केवल मनुष्य के लिए नहीं। ठीक है, तो जल चक्र आपने समझा कि किस तरह से जो है वाष्पित होकर के बादल बनता है, फिर वर्षा का पानी, फिर बादल जो है बारिश करता है, और बारिश का पानी पुनः नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्रों में भर जाता है, गर्मी के दिन में फिर ऊपर जाता है। ये साइकिल जो है लगातार चलता रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं जल चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे जल का जो है कि शुद्ध पानी जो होता है, प्योर वाटर जिसको हम लोग कहते हैं, वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, और पारदर्शी होता है, और स्वच्छ भी होता है। न उसमें कोई रंग होगा शुद्ध पानी में, न उसमें कोई गंध होगा, न उसमें कोई स्वाद होगी, और वह पारदर्शी होता है, शीशे की तरह, इस पार से उस पार दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है पानी जो होता है वो ठोस यानी बर्फ के रूप में, द्रव यानी पानी के रूप में, गैस यानी भाप, ये तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। हमने बताया है तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित होता है। ठीक है, आपको बता दिए हैं कि जैसे 0 डिग्री से नीचे तापमान चला जाएगा वो पानी जो है बर्फ में बदल जाएगा। सामान्य ताप पर जो होता है वो जल होता है, लेकिन तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो बर्फ बन जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब तापमान हम लोग रखते हैं पानी का, जल को उबालते हैं या कुछ करते हैं, तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो वाष्प होता है ना, ये गैस होता है। एक्चुअली वाष्प क्या होता है, ये गैस का फॉर्म है। तो ये हमारा जो सामान्य ताप पर द्रव हो गया, ठंडा हो गया तो बर्फ हो गया, और गर्म किए तो वाष्प में बदल गया। यानी ये तीनों रूपों में, ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकता है। पानी की कठोरता को, जैसे हमने बताया था कि उसमें लवण की मात्रा होती है तो उसकी कठोरता बढ़ जाती है। तो पानी की कठोरता को हम लोग उबाल कर या कुछ रसायनों से अभिक्रिया कराकर, जैसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, है ना, कुओं में
पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। तो ये सब कर करके जो है पानी की कठोरता को हम लोग जो है दूर कर सकते हैं, या रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा भी उसको दूर किया जा सकता है। अब देखिए, द्रव जो होता है जल, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यानी ठोस यानी बर्फ से भारी होता है। कहेगा बर्फ तो ठोस रूप में होता है, वो भारी होना चाहिए, बर्फ भारी होना चाहिए, है ना। जल कैसे भारी हो गया? देखिए, आप लोग देखे होंगे जब बरसात के दिनों में जब बर्फ पड़ता है, माने पाखरा पानी देहात में बोलता है, तो ये पानी के ऊपर देखो तैरने लगता है, ये बर्फ तैरने लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है कि ये बर्फ जो है हल्का होता है जल से, और 40 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक जो होता है। कभी कभी पूछता है कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस होगा, हमने 40 लिख दिया है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे ज़्यादा इसका घनत्व होता है। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, ये गलती टाइपिंग हुआ है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल के वाष्पीकरण की ऊष्मा अधिक होती है। जल देखिए, जो मान लीजिए जिस पानी को हमने गर्म किया है ना, जिस पानी को हमने गर्म किया है, मान लीजिए यहाँ पे चूल्हा जला करके, तो यहाँ पे जो पानी का जो वाष्प निकलता है, ये वाष्प ज़्यादा ऊष्मा देता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा इसमें, है ना। साधारण जल जो उबल रहा होता है उसकी अपेक्षा ऊष्मा का जो वाष्प का जो ऊष्मा होता है, गर्मी जो होता है, वो ज़्यादा होता है। ये चीज़ जान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जल जब धातु से प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो वह हाइड्रोजन गैस बनाता है। जल में घुली ऑक्सीजन गैस के कारण मछलियाँ जीवित रहती है। देखिए, मछली को आप लोग देखे होंगे, वो गिल के माध्यम से, गलफड़े के माध्यम से श्वास लेता है, वो पानी के अंदर भी जीवित रहते हैं। तो वो श्वास कहाँ से लेते हैं भाई? ये जो मछलियाँ हैं वो श्वास कहाँ से लेती हैं? तो ये मछली जो श्वास लेती है वो अपने गलफड़े के माध्यम से ये जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको लेती है श्वास। और आप लोग देखे होंगे कि बर्फीले क्षेत्रों में, ठंडे प्रदेशों में, जब पानी, जैसे यहाँ ये समुद्री है या फिर कोई और पानी का जगह है जहाँ पे ठंडा के कारण ऊपर बर्फ़ में ढक गया लेयर में, अब नीचे मछलियाँ हैं, जीवित हैं, नीचे मछलियाँ क्या हैं? जीवित हैं। तो ये जीवित रहने के कारण क्या है कि बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो कम होता है, जो मछलियों के जीवित रहने में सहायक होता है। ये इस बर्फ़ के नीचे भी यहाँ मछली रहती है। ये बहुत कोई देखे होंगे आप लोग ध्रुवीय क्षेत्रों में या टीवी में देखे होंगे कि यहाँ छेद कर करके, है ना, कांटा के माध्यम से मछली को मारता है, ठीक है। तो ये रहा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हम लोगों ने आज जाना, है ना, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जल के संबंध में। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो दीपावली के शुभ अवसर पर। आप सभी खुश रहें, धनलक्ष्मी की कृपा रहे आप पर, बनी रहे, है ना, और लगातार बने रहे मेरे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद सभी।